देव तो ले आई हो अम्मा शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 40449 और आज हमारे बीच में आदरणीय वागीश शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज आपका जो विषय है वो है भारतीय राजनीति के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वागीश जी इससे पूर्व भी कई विषय ले चुके हैं, जैसे कि मित्रता क्यों कैसे करें, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जीवन चलने का नाम, धार्मिक आध्यात्मिक पौराणिक आस्था का शीर्ष केंद्र श्री चित्रकूट धाम, माँ भारती के सच्चे सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, कठिनाइयों से डरिए नहीं और लड़िए, और भी कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय वागीश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष वागीश शर्मा। सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत जिसको लंबे समय से पहले भी लोग जानते रहे हैं और अब भी जानते हैं। यदि कुछ शब्दों में समेटा जाए तो नहीं समेट सकता। वो एकता अखंडता की अद्भुत मिसाल है सरदार। शौर्य शक्ति की धधकती हुई मशाल है सरदार। देश का सशक्त सक्षम सजग दिग्पाल है सरदार और अपनी शख्सियत में विशुद्ध और विशाल है सरदार। अखंड भारत भूमि की अमट अमिट आगाज है सरदार। हिंदुस्तान की बाअदब बामुलाहिजा बुलंद आवाज है सरदार। निर्णयों में अद्वितीय अक्षय अटल है सरदार। अदम्य साहसी सहज सबल और सरल है सरदार। दुश्मनों के लिए तेज चमकती हुई शमशीर है सरदार। हिमालय जैसा अडिग अजय परम वीर है सरदार। रिपु दमन हेतु कटिबद्ध सिंह की दहाड़ है सरदार और संघर्षों को चुनौती देती हुई ललकार है सरदार। अपने समय से कहीं आगे की सोच है सरदार। देश हित के लिए निर्भीक और निसंकोच है सरदार। असंख्य उपलब्धियों का अनूठा उत्कर्ष है सरदार। धन्य धन्य हुई धरा हमारा लौह पुरुष है सरदार। अखंड भारत का सूत्रधार अमूल्य रत्न है सरदार। असंभव को संभव करने का प्रयत्न है सरदार और इस देश के तिरंगे की आन बान शान है सरदार और कोटि कोटि वंदन नमन तुम्हें प्रणाम है सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल या कहें सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जो जनमानस में सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे और एक भारतीय राजनीतिज्ञ। इन्होंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण द्वारा मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों में हिंदी उर्दू फारसी आदि में सरदार उन्हें कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हेड, प्रमुख। और देखा जाए तो सरदार पटेल ने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के विभाजन के दौरान गृह मंत्री के रूप में उसके बाद कार्य किया। वैसे देखा जाए तो सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड स्थान पर हुआ था। पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल श्री झावेर भाई पटेल की और श्रीमती लाडबा देवी की चौथी संतान थे।
सरदार पटेल के पिता एक किसान थे और बचपन से ही उन्होंने त्याग से अपने जीवन को मजबूत बनाया। वो अपने पिता के साथ खेती भी करते थे और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। एक बात जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि सरदार पटेल महीने में 2 बार व्रत जरूर किया करते थे। सरदार पटेल के 3 बड़े भाई थे, सोमा भाई, नरसिंह भाई और विठल भाई। वैसे तो देखा जाए तो उस समय के माहौल के हिसाब से सरदार पटेल की जो शिक्षा थी वो मुख्यतः स्वाध्याय से या फिर आसपास के उन लोगों के ही जो अग्रज थे या उस समय के जो विधिवेत्ता थे या जो भी आचार्य हुआ करते थे उनके साथ हुई। हालांकि लंदन में जाकर सरदार पटेल ने बैरिस्टर की भी पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। महात्मा गांधी के विचारों से सरदार पटेल बहुत प्रेरित थे और उन्होंने उसी प्रेरणा के फलस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यदि देखा जाए मुख्य रूप से सरदार पटेल का जो पहला योगदान है या जो मुख्य योगदान है वो खेड़ा में जो 1918 में संघर्ष हुआ उससे हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था और किसानों ने अंग्रेज सरकार की जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार थी उससे करों में छूट की मांग की थी और जब इसको स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य उस समय के नेताओं ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर ना देने के लिए प्रेरित किया। सरदार पटेल की अटूट निष्ठा या उनकी सोच, सकारात्मक सोच का ही परिणाम था कि अंग्रेज सरकार झुकी और उस वर्ष उसने करों में राहत दी और यहीं से सरदार पटेल की नेतृत्व क्षमता की पहली सफलता मिली। हालांकि बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में गुजरात में हुआ वो भी एक किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगन में करीब 30% की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने इस वृद्धि का विरोध किया और सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया। हालांकि उसको कुचलने के लिए सरकार ने कुछ कठोर भी कदम उठाए, लेकिन अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी थे ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने सार की जो कमेटी थी उसने इन सब चीजों का लगान वृद्धि आदि के विषय में काफी सोच विचार किया और 22% वाले लगान को घटाकर 6% के करीब कर दिया, एग्जैक्टली 6.03। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने से जो वहां की महिलाएं थी, महिला वर्ग था, उसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में काफी हद तक आपस में एक रूपता थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में जब बारडोली के किसानों का संघर्ष हुआ तो उस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि इस तरह का जो संघर्ष है इसकी पुनरावृत्ति ना हो और हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वराज के करीब पहुंचे, जिससे कि हमारे ये संघर्ष हमें धीरे 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 स्वराज की मंजिल तक पहुंचाए और ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए ना होकर स्वराज की तरफ जा रहे मार्ग के सहायक सिद्ध हो सकते। इस तरह के जो संघर्ष हुए या इनमें जो सरदार पटेल की भूमिका रही, अधिकांश प्रांतीय जो कांग्रेस समितियां थी वो पटेल जी के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए अनेक बार पटेल ने अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की पद की होड़ से अलग रखा और नेहरू जी का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य हालांकि सौंप दिया गया और इसके बाद भी उस समय के जो राजनीतिज्ञ परिवेश के लोग हैं वो बताते हैं कि नेहरू और पटेल के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे और तनावपूर्ण रहे। हालांकि दोनों ने ही कई अवसरों पर
इन देखा देखी या जनमानस के सामने इस तरह की सारी जो संभावनाओं को या इस तरह के विचारों को नकारा। जब सरदार पटेल गृह मंत्री बने पहले, तो सबसे पहले जो उनकी प्रायोरिटी थी वो थी, जो उस समय जो देश की में रियासतें थी या विभिन्न राज्य थे, विभिन्न राजाओं की थी, विभिन्न नवाब थे, उनको भारत में मिला। और इसके लिए बहुत ज्यादा दूरदर्शिता और कठोरपन और न्यायप्रियता, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इसके लिए एक आदमी के अंदर होने जरूरी थे। और सरदार पटेल ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और बिना कोई खून खराबा किए या बिना किसी विशेष दबाव के उन्होंने इस सारे कार्य को संपादित किया। कहा जाता है केवल हैदराबाद स्टेट में ऑपरेशन पोलो के नाम से उन्हें एक सेना अपनी भेजनी पड़ी, और उसके बाद भी वो हैदराबाद स्टेट भी भारत का एक अंग बन गई। इसी एकीकरण के उनके योगदान के लिए उन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हालांकि 1950 में जब पटेल का देहांत हुआ, तो उसके बाद नेहरू का कांग्रेस में बहुत विरोध होने वाले बहुत कम गए, क्योंकि स्वतंत्रता के समय 562 के करीब रियासतें थी और करीब भारत में इनका प्रतिशत 40% था। वो सब पटेल ने इस सारे अपने कार्यकलाप से समाप्त कर दिया था। सरदार पटेल जैसे वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा, और इसके फलस्वरूप 3 जो रियासतें थी या राज्य थे, उनको छोड़कर बाकी सभी जितने भी राजघराने थे या रजवाड़े थे, उन्होंने भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने उसका विरोध किया और उसको स्वीकार नहीं किया था। जूनागढ़ एक्चुअली एक सौराष्ट्र के पास की एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वो पाकिस्तान के हालांकि पास में नहीं थी, लेकिन वहां के जूनागढ़ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को अपने आप को पाकिस्तान में विलय की घोषणा की। हालांकि राज्य की जो सर्वाधिक जनता थी वो हिंदू थी और वो भारत में विलय चाहती थी। नवाब का जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो भारत सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई और नवाब साहब भागकर पाकिस्तान चले गए। इस तरह से 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और उसका परिणाम भारत के विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से हालांकि भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वहां के जो निजाम थे उन्होंने पाकिस्तान के प्रोग्राम से कहा कि मुझे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, और वो इस सोच के साथ अपनी सेना बढ़ाने लगे और उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे हथियार इकट्ठे करने शुरू हो गए। पटेल गृह मंत्री थे, उनका निश्चित रूप से चिंतित होना आवश्यक था, और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर लिया और 3 दिन बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 को निजाम ने हैदराबाद के नाम में भारत के विलय को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तीसरी रियासत थी कश्मीर। नेहरू जी ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, इसे हम सुलझाएंगे। देश आजाद होने के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और ये पटेल गृह मंत्री बने, तब पार्टी के संगठन पर पटेल की मजबूत पकड़ थी नेहरू जी के मुकाबले, और नेहरू जी अनेक बातों में टोका टोकी करके पटेल जी से असहमति जाहिर कर देते थे। ऐसा अनेक बार हुआ जब ये आपस में दोनों के मतभेद हुए, लेकिन ये पटेल की क्वालिटी थी कि यदि किसी बात को नेहरू जी बड़ा एम्फेसिस करते थे या किसी बात पर जोर देते थे तो पटेल उसे मान लेते थे।
और ऐसा ही कश्मीर के मामले में हुआ। तो नेहरू जी ने पटेल से कहा कि आप कश्मीर के महाराजे से कहिए कि वो अपने राज्य को छोड़ दें, क्योंकि उससे संवैधानिक तौर पर दिक्कतें आ रही है। नेहरू जी कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संग ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चलेगी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। एनीवेज 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला 370 और 35A समाप्त हो गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। एक तरह से देखा जाए तो सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का स्वप्न अब जाकर साकार हो गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए और अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारतीय कानून वहां पर लागू रहेंगे। सरदार पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र की ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वतंत्र भारत के जब प्रधानमंत्री नेहरू थे और गृह मंत्री या प्रथम उपमंत्री सरदार पटेल की कार्यशैली में और सोच में जमीन आसमान का अंतर था। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए थे, परंतु सरदार पटेल वकालत में पंडित नेहरू से बहुत आगे थे और उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू जी प्राय जो सोचा करते थे सरदार पटेल उसको कर डालते थे। नेहरू जी शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन पटेल शस्त्रों के पुजारी थे। पटेल ने भी ऊंची शिक्षा पाई थी, परंतु उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। पटेल खुद कहा करते थे कि मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी, मेरा विकास कच्ची झोंपड़ियों में, गरीब किसानों के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। दूसरी तरफ पंडित नेहरू को गांवों की गंदगी और गरीबी के जीवन से चिढ़ थी। पंडित नेहरू अंतरराष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे और समाजवादी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छवि विकसित करना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी जब पटेल उप मुख्यमंत्री बने तो उसके साथ साथ उन्हें गृह, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री भी बनाया गया था और पटेल की ही देन थी कि 562 के करीब उन रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो गया था। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ हो जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो, और वो भी बहुत अधिक खून खराबे या उसके। 5 जुलाई 1947 को 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना कर दी गई थी और एक बार ये सुना जाता था कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बहुत भारी क्षेत्र है और ये भूमि दीर्घ काल से निजाम, हैदराबाद के निजाम के अंडर में है और निजाम ही इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। ये जानकर पटेल बहुत परेशान हुए। उन्होंने एक थैला उठाया अपना और वीपी मेनन को उस समय अपने साथ लिया और चल दिया वहां से। वो उड़ीसा पहुंचे। वहां के 23 राजाओं से उन्होंने कहा कि कुएं का मेंढक बनोगे या महासागर के साथ आओगे। उड़ीसा के लोगों को उनकी बात समझ में आई और उनकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। नागपुर पहुंचे, 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता है, यानी कि कोई भी यदि इनसे मिलने आता था यहाँ पर कोई देशी विदेशी बड़ा आदमी, तो उन्हें सलामी दी जाती थी। इस तरह वो काठियावाड़ पहुंचे। वहां की 250 रियासतें थी। कुछ तो केवल रियासतों के नाम पे 20-20, 25-25 गांव थे, उनका इन्होंने सब कुछ एकीकरण कर दिया। और इसी बीच में वो एक शाम मुंबई पहुंचे। आसपास के राजाओं से पटेल जी ने बात की और मेनन जी ने बात की और उनकी सारी सत्ता को अपने थैले में डाला और चल दिया। पटेल पंजाब गए। देखा तो पटियाला का खजाना खाली। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की तो सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर वो जो अपना था उस पर एक लाल पेंसिल से गोला घुमाया तो और उससे राजा, फरीदकोट के राजा से पूछा, बताइए आपकी मर्जी क्या है। राजा था वो, उनका इरादा भांप गया और उसने अपने आप को सरेंडर करा, बोले ठीक है मैं तैयार। इस तरह से पटेल ने
सारे देश का एकीकरण करने में प्रमुख योगदान दिया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। हालांकि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसका तीव्र विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी सोमनाथ का मंदिर पुनः भव्य रूप से बनाया गया। 1948 में हैदराबाद में केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई हुई थी। उसमें ना तो कोई बम चला, ना कोई क्रांति हुई, और केवल पटेल के नाम पर ही ये सब एकीकरण हो गया। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था और कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि जिसे केवल पटेल तुम ही हल कर सकते थे। यद्यपि विदेश विभाग नेहरू का कार्यक्षेत्र था, लेकिन कई बार उप प्रधानमंत्री होने के नाते पटेल भी इसमें अपनी बात रखते रहते थे और विदेश नीति की दुष्लाभ उस समय लिया जाता था जब किसी समस्या का जन्म हो जाता था। 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में पटेल ने चीन और तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था। पटेल का कहना था कि चीन का रवैया कपटपूर्ण और विश्वासघाती है। अपने पत्र में उन्होंने चीन को अपना दुश्मन और उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा में लिखा था कि वो चीन किसी का कभी दोस्त नहीं हो सकता। यहां तक कि पटेल ने तो चीन को अपना भावी शत्रु कहा था। उन्होंने कहा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 के नेपाल के संदर्भ में जो पटेल ने नेहरू जी को पत्र लिखे थे, उनसे भी नेहरू जी सहमत नहीं थे। और साथ ही साथ गोवा की स्वतंत्रता के बारे में जब कैबिनेट की मीटिंग चली थी, तो बहुत लंबी मीटिंग सुनने के बाद पटेल ने केवल यह कहा था कि क्या हम कल गोवा जाएं। केवल 2 घंटे की बात है, लेकिन नेहरू जी इससे सहमत नहीं हुए, बल्कि नाराज हुए। और देखिए आप, यदि पटेल जी की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की हमें प्रतीक्षा ना करनी पड़ती। सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्री के रूप में पटेल ने दी देश को, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाएं, जो उस टाइम आईसीएस थी, उसका भारतीयकरण करके उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाएं मींस आईएएस बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राष्ट्रभक्ति, राजभक्ति, देशभक्ति की ओर मोड़ा। और अब केवल हम ये कह ही सकते हैं कि यदि सरदार पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का कायाकल्प हो गया होता। सरदार पटेल जहां पाकिस्तान की छद्म और चालाकीपूर्ण चालकों से सतर्क थे, वहीं देश की विघटनकारी तत्वों से भी सावधान थे। विशेषकर वे भारत में मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट इनकी विभेदकारी और रूस के प्रति या पाकिस्तान के प्रति इनकी भक्ति से बहुत ज्यादा आगाह करते रहते थे। अनेक विद्वानों का तो यह मत है कि सरदार पटेल बिस्मार्क की तरह थे। लंदन टाइम्स में एक बार लिखा गया था, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत, नेपाल के हालात ऐसे ना होते जैसे कि आज। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी जैसी दूरदर्शी। वो केवल सरदार ही नहीं, बल्कि भारतीयों के हृदयों के सरदार थे। जैसा कि मैंने बताया कि बारडोली आंदोलन में संग्राम के दौरान 1928 में जिसका नेतृत्व पटेल ने किया था, और उस समय की प्रांतीय सरकारों ने किसान के लगानों की जो समस्या थी उससे छुटकारा दिलाया था, तो उस ही आंदोलन की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने, वहां की महिलाओं के एक समूह ने पटेल सरदार की उपाधि दी। 15 दिसंबर 1950 को सरदार साहब देश को हमेशा, मतलब अपने इस संसार को अलविदा कह गए। उनका अंतिम संस्कार भी किया गया और करीब 41 वर्ष बाद 1991 में उन्हें भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और ये सम्मान उनके पौत्र विपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। निरंतर संघर्ष
का जीवन जीने वाले पटेल को स्वतंत्र रूप से कोई भी लिखने या पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, लेकिन उनके लिखे हुए पत्र, टिप्पणियां और उनके द्वारा लिखे हुए व्याख्यानों का एक बृहद साहित्य है जो उपलब्ध है, और इसका संकलन विभिन्न लोगों ने समय समय पर किया है। 1945 से 50 के बीच के लिखे हुए जो पत्र थे, उनको दुर्गादास ने उनको नवजीवन प्रकाशन के नाम से 10 खंडों में उसका प्रकाशन कराया। बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ, जो कि बहुत लोकप्रिय था। हालांकि हिंदी में पटेल एक चुना हुआ पत्र व्यवहार या सरदार श्री के विशिष्ट अनूठे पत्र या भारत विभाग जो प्रभात प्रकाशन की पुस्तक है, उसमें भी सरदार पटेल के बारे में काफी, और गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक नीति, विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी, कश्मीर और हैदराबाद, इस बारे में बहुत सारी रचनाएं उनके नाम से लिखी गई। अभी पिछले दिनों आप सबकी जानकारी में होगा कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी भारत सरकार ने किया है, जिसकी ऊंचाई करीब 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उससे ये लगभग डबल है ऊंचाई में, और 31 अक्टूबर 2013 को वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नर्मदा जिले के में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल नामक एक स्मारक का शिलान्यास किया, और यहीं पर लौह निर्मित ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का शिलान्यास करने का निश्चय किया गया था। इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। ये प्रतिमा एक छोटे से चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित की गई है, जो केवड़िया के सरदार सरोवर बांध के सामने जो नर्मदा नदी है उसके बिल्कुल बीच में स्थित है। 2018 में तैयार इस प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को ही राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, और 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई। सरदार पटेल वो शख्सियत थे जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही हम सब भारतीय अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, क्योंकि अखंड भारत, अखंड राष्ट्र और अखंड यूनाइटेड कंट्री की जो संकल्पना है वो सरदार पटेल के ही प्रयासों का परिणाम थी। देश के युवाओं को राष्ट्र की एकता और अखंडता का भान कराने वाले के लिए केवल सरदार पटेल का नाम ही काफी है। 15 दिसंबर का दिन हमें आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार पटेल की याद दिलाता है। 1950 की ये वो तारीख है जिसने हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की एकता के सूत्रधार को भारत और भारतवासियों से सदा सदा के लिए छीन लिया। 15 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि है। आप देखिए 31 अक्टूबर को जन्मे नाडियाड के एक छोटे सी जगह में वल्लभ भाई देश के ऐसे योद्धा थे, ऐसे नेता थे जिन्हें राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए हम आज भी याद करते हैं। उन्होंने न केवल स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि आजादी के बाद भी भारत के, अखंड भारत के निर्माण के लिए उन्होंने भारत का जो वर्तमान स्वरूप है उसका एक खाका तैयार किया। मां भारती के मानचित्र पर जब जब अंग्रेजी हुकूमत ने विभाजनकारी कैंची चलाकर टुकड़े टुकड़े करने का यत्न किया, तो सरदार पटेल ने आजादी मिलते ही पूरे जी जान से उसको सब समेटकर उन्होंने पूरा एक राष्ट्र बना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल पेशे से वकील थे और महात्मा गांधी के समर्थक थे। स्वतंत्रता संग्राम के भी में भी जुड़ाव उनका महात्मा गांधी की वजह से ही हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने जब भी किसी भी आंदोलन को या गांधी जी के किसी भी आंदोलन को का समूल नाश या उसको दबाने की कोशिश की, तब पटेल ने महात्मा गांधी के फेवर में अपने विचारों को दृढ़ता पूर्वक रखा और अडिग रहकर अपनी बातों का और महात्मा की बातों का एंडोर्स किया। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो आजादी का जश्न मनाने की जगह देश की अखंडता
और एकता को धार देने में जुटे रहे। उन्होंने चाहते हो तो नेहरू जी या अन्य राजनेताओं की तरह भारत आजाद था और वो प्रथम उसमें मंत्री पद पर थे, मौज लेते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा और सब राष्ट्रों का सब राज्यों का एकीकरण कराने के मुद्दों को संभालते रहे। 15 दिसंबर 1950, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सुबह 3 बजे पटेल को दिल को दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। हालांकि 4 घंटे बाद उन्हें थोड़ा होश आया और उन्होंने पानी मांगा। उनकी बिटिया मणिबेन उनके पास थी। उन्होंने पानी गंगा जल में शहद मिलाकर उन्हें चम्मच से पिलाया। लेकिन रात को 9:37 पर 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को याद करते हुए लिखा था कि मातृभूमि के लिए सरदार साहब का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष और त्याग हर भारतवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित करने की प्रेरणा देगा। उनकी मृत्यु के बाद उनका के प्रति लंबे समय तक के आश्रम में रही। बाद के वर्षों में वो पटेल के साथ दिल्ली में भी रहने लगी थी और अपने पिता के रोजमर्रा के कामों के साथ साथ उनके सचिव का रूप भी करती थी। वो जब पटेल का निधन हुआ तो उसके बाद उस टाइम घनश्याम दास बिरला ने उनसे बिरला हाउस में रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था और वो कहा जाता है कि बस या ट्रेन में के भी तीसरे दर्जे में सफर किया करती थी। वो हालांकि गुजरात कांग्रेस में पदों पर कई संस्थाओं अधिकारी रही, लेकिन उपयोग नहीं किया। पहला उन्होंने चुनाव गुजरात में से सांसद के रूप में चुना था, लेकिन और वो 64 से 70 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। लेकिन इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मोरारजी देसाई के साथ स्वतंत्र पार्टी ग्रहण की और बाद में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी का कोप भाजन का शिकार भी बनी। मणिबेन के बारे में जो अमूल के संस्थापक कुरियन वर्गीस ने अपनी किताब में बड़ा विस्तार से लिखा। छोटा सा एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं। दरअसल कुरियन जब आणंद में थे तब मणिबेन से उनकी अक्सर मुलाकातें होती थी, क्योंकि वो वहां पर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती थी। कुरियन लिखते हैं कि मणिबेन ने उनसे बताया कि जब सरदार पटेल का निधन हुआ तो उन्होंने एक किताब और एक बैग लिया और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से मिलने गई। उन्होंने नेहरू जी को इस बैग को सौंपा और अपने पिता के निर्देशानुसार उनसे कहा कि, क्योंकि उनके पिता का निर्देश था कि इस बैग को और इस किताब को केवल नेहरू जी को दिया जाए। उस बैग में पार्टी फंड के उस समय 35 लाख रुपए और एक बुक थी जिसमें कि पार्टी की खाता बुक थी। नेहरू जी ने इसको ग्रहण किया और मणिबेन को धन्यवाद देते हुए बैठने के लिए कहा। इसके बाद वो काफी देर बाहर बैठी रही, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद नेहरू जी कुछ कहें। लेकिन बहुत देर इंतजार के बाद जब नेहरू जी ने कुछ नहीं कहा तो वो वहां से उठकर चली गई। कुरियन ने मणिबेन से पूछा कि आप नेहरू जी से क्या सुनने की उम्मीद कर रही थी। तो मणिबेन का जवाब था कि मैंने सोचा शायद वो ये पूछेंगे कि अब मेरा काम कैसे चल रहा है, मुझे किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने ये सब कभी नहीं पूछा और इससे वो निसंदेह आहत। हैरानी की बात यह भी थी कि उस दौर के जो ज्यादातर कांग्रेसी नेता भी मणिबेन से कन्नी काटने लगे और इसमें से ज्यादातर नेता वो थे जिनकी कभी ना कभी सरदार पटेल ने मदद की थी। सरदार पटेल के बेटे दाहिया भी थे, वो भी 2 बार सांसद रहे और उनका भी निधन 1973 में हो गया था। वो पढ़ाई के बाद एक मुंबई में इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगे थे। उनके भी 2 बेटे थे। हालांकि दहिया भाई ने आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया था, जेल भी गए थे और 57 में और 62 में राज्यसभा के लिए भी वो चुने गए थे। सरदार पटेल का अपने बच्चों के लिए एक सुझाव था कि बच्चों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बच्चों से वो अक्सर कहा करते दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उनकी पोजीशन का बच्चों के जरिए गलत फायदा उठा सकते हैं। दहिया के बड़े बेटे का
हालांकि जल्दी निधन हो गया था, दूसरे बेटे अभी जिंदा है और अमेरिका में है, और अब वो वहीं बड़ोदरा में रहे। सरदार पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आजादी के बाद और आजादी से पहले जुटता या देश को एक धागे में पुरने की पूरी कोशिश की, और सिद्धांतवादी होने के साथ साथ आदर्श, निडर, साहसी व्यक्तित्व के इंसान थे। सरदार साहब कहा करते थे कि बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि जो कोई सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छा जीवन जीता है। आज के युग में लोगों के लिए उनकी कही हुई बातें, ये बात खुशी से जीवन व्यतीत करने का मूल मंत्र साबित हो सकती है। कुछ विशिष्ट बातें जो सरदार पटेल की थी, उनमें एक बात यह थी कि 1893 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उन्होंने कभी भी अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया और अपनी शिक्षा को लगातार जारी किया। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और उसके बाद 1900 में जिला अधिवक्ता की परीक्षा उत्तीर्ण कर वकालत की पढ़ाई की। सरदार साहब ने गोधरा में अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी, और 1902 में इन्होंने अपना वकालत का काम बोधरस में शिफ्ट कर दिया, जहां से इन्होंने क्रिमिनल लॉयर के रूप में इनकी अपनी विशिष्ट होती। सरदार पटेल का अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति जो समर्पण है, उसका अंदाजा आप इस रूप से लगा सकते हैं कि 1909 में वो एक कोर्ट में केस लड़ रहे थे, और उसी समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का तार मिला। उनके जूनियर ने वो पत्र उनके हाथ में दिया, उन्होंने उसको पढ़ा और जेब में रख लिया, जैसे कि कुछ हुआ ही था। उसके बाद करीब 2 घंटे तक उन्होंने बहस की, और वो केस में उनके फेवर में निर्णय हुआ। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश व अन्य लोगों को जब ये पता चला कि सरदार पटेल की पत्नी का निधन हुआ है, और उन्होंने सरदार पटेल से इस बारे में पूछा, तो पटेल ने कहा कि उस समय, जिस समय मेरी पत्नी की मृत्यु का तार मुझे मिला, उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसकी फीस मेरे मुवक्किल ने न्याय पाने के लिए मुझे दी थी। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था? और आप देखिए, ऐसी कर्तव्य परायणता और बेमिसाल हिम्मत इतिहास में आपको किसी को नहीं मिलेगी। जुलाई 1910 में वल्लभ भाई पटेल इंग्लैंड जाकर मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई करने लगे। उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की, और उन्हें 50 पाउंड का उस समय इनाम मिला था। 1912 में एग्जाम खत्म होने के बाद अगले ही दिन वो भारत के लिए रवाना हो गए, और 1912 में ही इनके बड़े भाई विट्ठल भाई बॉम्बे काउंसिल के मेंबर चुने गए। 1913 में मिडिल टेम्पल के ये बैरिस्टर बने, फिर 13 फरवरी को वापस स्वदेश लौट आए, और इन्होंने अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी। मार्च 1914 में इनके पिता श्री झावेर भाई का देहांत हुआ, और 1915 में ये गुजरात की लोकल म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य बने। 1917 में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के ये काउंसिलर बने, और सीनेटर और पब्लिक वर्क्स कमेटी के भी चेयरमैन बने। सरदार पटेल के 10 विचार जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं। नंबर 1, शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान कार्य करने के लिए आवश्यक है। नंबर 2, ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं, उनके साथ अक्सर मैं हंसी मजाक करता हूं, क्योंकि जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक जीवन उस अंधकार में ही छाया से दूर रहता है जो इंसान के माथे पर चिंता की लकीरें छोड़ती है। नंबर 3 विचार उनका था कि यहां तक कि यदि हम हजारों की दौलत गंवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में विश्वास रखकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। नंबर 4 उनका कहना था, मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला देगा।
कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए, आखिर में तो उसको ठंडा होना ही पड़ता है। विचार नंबर 5 उनका था कि आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। नंबर 6 उनका कहना था कि इस मिट्टी में कुछ अनोखा है, कुछ अजूबा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का इस मिट्टी में निवास रहा है। 7वां विचार उनका था कि जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, और जो होना है वो अवश्य होना है, जो नहीं होना वो नहीं हो सकता। पटेल का जो 8वां विचार था वो ये था कि काम करने में तो मजा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है, क्योंकि मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं है, हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। विचार नंबर 9 है उनका, एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं होती। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए या एकजुट ना किया जाए, तब तक वो बेकार है, और यदि ये सब कर लिया जाए तो वो एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। अंतिम विचार के रूप में सरदार पटेल ने कहा था कि यह हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ये अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को यह भूल जाना चाहिए कि वो एक राजपूत है, सिख है, ब्राह्मण है, जाट है, पंजाबी है या हिंदुस्तान वो है। उसे ये याद रखना चाहिए कि वो एक भारतीय है और उसे इस देश के हर अधिकार पर कुछ ना कुछ उसकी जिम्मेदारियां हैं। सरदार पटेल की जो शख्सियत है वो बिल्कुल अजूबी है सर, और उनकी शख्सियत के बारे में मैं अब समअप करना चाहूंगा। कुछ लाइनें हैं सर जो मैं समर्पित करना चाहूंगा, जो एक पूरे प्रकरण को समअप करते। भारत माता के दीवाने, आजादी के ये परवाने, लाखों ने थी जान गंवाई, तब जाकर आजादी पाई। प्रमुख कई नेता थे ऐसे, गांधी वल्लभ भाई जैसे, ले मशाल आगे जब आए, आजादी का अलख जगाए। वल्लभ भाई तो थे गुजराती, वाणी कौशल था उनका धाती, कोहिनूर भारत माता के, काल बने गोरी सत्ता के। बहुआयामी वल्लभ भाई, कूटनीति वल्लभ की नाई। अंग्रेजों से लोहा लेते, बुद्धि नीति का परिचय देते। सदा सादगी उनका गहना, देशभक्ति में तत्पर रहना। मान तिरंगा का रखते थे, कभी किसी से ना डरते थे। बेबाकी से बात उठाते, खूब लेखनी आप चलाते। बहुत लिखा उन्होंने, बहुत लिखा, पत्र भी बहुत लिखते थे। बेबाकी से बात उठाते, खूब लेखनी आप चलाते, लोगों के सब संकट हरने, दूर गुलामी पीड़ा करने। मदद किसानों की करते थे, नहीं सत्याग्रह से डरते थे। किया बारदोली आंदोलन, मिला नाम सरदार सुहावन। स्वतंत्रता की ज्योत जगाई, देश प्रेम की सीख सिखाई। कूदे वल्लभ भाई रण में, भारत छोड़ो आंदोलन। भाषण देते बहुत प्रभावी, भाषा संभाषण पर हावी। नेक काम की यही कमाई, आजादी लेकर फिरा। खंड खंड रजवाड़े सारे, अंग्रेजी सत्ता के मारे। कठिन काम था जोड़े रखना, टुकड़े टुकड़े देश बचाना। नीति युक्ति से बात बनाई, वल्लभ भाई की चतुराई। एक सूत्र में देश पिरोया, मान दिलाया वापस खोया। शान बढ़ाई आजादी की, नव भारत के आबादी की। गृह मंत्री बनकर भारत के, काम किए बहु बिन लागत के। बहुत सारे काम किए बिना किसी खर्चे के। ऊंचे पद के तुम अधिकारी, वल्लभ सी थी शक्ति तुम्हारी, पर लालच तुमको ना आया,
त्यागा पद छोड़ी थी माया, नाम मिला फिर लौह पुरुष का, जीवन सच्चा इस मानुष का, कहते हैं हम शत शत वंदन, हे भारत के रत्न सुनंदन। अब सरदार रहे यादों में, संस्कार में और वादों में, श्रद्धा सुमन तुम्ही परवारे हैं, भारत माँ के राज दुलारे, भारत रत्न दिया है तुमको, सदा गर्व होता है हमको, गोद मिली भारत माता की, चिरजीवी हस्ती दाता की। और आखिर की 2 लाइनें हैं सर, भारत रत्न पटेल की बनी मूर्ति कुछ खास, तीर नर्मदा के खड़ी याद करे इतिहास, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी। आपका उद्बोधन में जो आपके डेटा इस तरह से पेश करते हैं, हम तो आपकी उससे बहुमुखी प्रतिभा से इतने हो जाते हैं कि बात। आज तो आपको भाभी जी भी देखने आई थी कुछ समय के लिए, कैसे बोल रहे हैं आप। चलिए, अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जो वागीश ने शब्दों का चयन किया है, हाँ, यानी वार्ता को शुरू करने और वार्ता के खत्म करने में शब्दों का चयन जो किया अद्वितीय अपने आप बहुत सुंदर कर दिया है। किस तरह शब्दों का चयन किया, कहाँ कहाँ से छांट कर शब्द लाए हैं, कविता की शक्ल में पेश किए हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिष्य किसके रहे हैं सर? आपके ही रहे हैं गुरुजी। बस 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 गुरुजी, जो आपने पढ़ाया है उसे वापस नहीं, थोड़ा बहुत अपना करके भेज देते पर हैं सर। आपने बिल्कुल। एमए हिंदी नहीं किया, इतने शानदार शब्दों का चयन किया भाई साहब, ये तो बड़ी बात है। एमए, हाँ, ये बात की बात सही है, मैंने एमए इंग्लिश किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एमए इंग्लिश करना सर मेरी एक कंडीशन थी, क्योंकि मुझे दिल्ली में वकालत करनी थी, तो इसलिए एमए इंग्लिश मैंने एलएलबी करने के बाद किया था, इसलिए। भाई सी, बहुत सुंदर। सर जो हाई स्कूल और इंटर में भी हिंदी लिए होते हैं, उनकी भी हिंदी बहुत अच्छी हाँ, होती है। नहीं सर, मैं तो इंटर तक मैंने संस्कृत भी रखी थी सर, क्योंकि फादर हमारे संस्कृत के थे, तो हिंदी का माहौल था घर में, कोई दिक्कत नहीं थी। और वो उसका ही वो है कि संस्कृत में या हिंदी में कोई कभी इस मुद्दे पर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई सर। बहुत शर्मा जी नमस्कार। वागीश शर्मा जी प्रणाम बाबू जी, प्रणाम सर चौधरी साहब। और सरदार पटेल जी के बारे में तो कई बार कई जगह सुनते रहते हैं, लेकिन आज जो आपने कहा, जो भी सुनाया, जो भी बताया, लगा कि जैसे कि फिर से नई बात सुन रहे हैं। ऐसा सरदार पटेल की तो इसमें है ही महत्ता, और आपका योगदान भी इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सर बहुत। जी जी। चलिए, आदरणीय नैब साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द वागीश जी के लिए बोले। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी। मैंने जो कहना था वो आपके गुरु आपने पहले कहा कि आपकी जो शैली जो पकड़ है, आपकी जो वाक्पटुता है, किसी चीज को कैसे प्रस्तुत किया जाए, किन शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, किस शैली में प्रस्तुत किया जाए कि आप सुनने वाले को इसमें आनंद आ जाए। और चौधरी साहब ने उसके आगे की बात कह दी कि बहुत आनंद आया। इसके आगे कोई क्या कह सकता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आप इसी तरीके लोगों की जीवनी के बारे में बताते रहे तो बहुत जल्दी लोग आपके पास अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए बहुत अच्छा। ये मतलब आपने उनके जीवन के ऐसे पहलुओं को छुआ। देखिए, किसी के जीवन चरित्र के बारे में उनके बाद बताया जाएगा, लेकिन आपने कहीं कुछ कंपैरिजन किया उस समय के कंटेम्परेरी लीडर्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ आपने उनका बताया, उनकी फैमिली के साथ बाद में क्या हुआ। ये ऐसे फैक्ट्स है जो वाकई में अब तक हम लोगों ने नहीं सुने थे। ये सुनते थे कि थोड़ी सी कटुता थी और उसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हुआ था। लेकिन एक एक चीज को उसके बाद कैसे गई उन बड़ी बहन, किस तरीके से उन्होंने डिलीवरी की, क्या उसमें था, कैसे था, कितना पैसा उन्होंने डिलीवर किया उनको, और उसके बाद उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, मतलब इमली का उनको क्या मिला, क्या मिला। ये चीजें ऐसी थी, इतनी बेबाकी के साथ कहना और बताना विद फुल फैक्ट्स और इतने स्वाभाविक तरीके से बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। एक एक शब्द आज का आपका कानों में मधुर रस घोलने वाला था। और एक हम लोग के एक ऐसे नेता, एक ऐसे लीडर, एक महापुरुष जिन्होंने आज के देश का निर्माण किया। आज के निर्माण, आपने ये भी कहा कि 2019 में जाके उनके काम को पूर्णता मिली, जब जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ, वो यूनियन टेरिटरी बनाई गई।
तो आप कहाँ से लेके 1900 आजादी के पहले 1915, 1919 वहां से 2019 तक ले आए। 100 सालों से ऊपर का खाका आपने आज के मुश्किल 40-45 मिनट के पीरियड में कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज के इस उद्बोधन से बहुत लाभान्वित हुए। धन्यवाद। भारत ऋणी रहेगा, ऐसा हम लोग सब जो हैं ऋणी रहेंगे पटेल जी। जी बिल्कुल ऋणी तो सर हम लोग इस ग्रुप के एक एक बंदे के हैं, एक एक श्रोता के हैं, एक एक वक्तव्य देने वालों के हैं, उद्बोधन करने वालों के हैं, और अरविंद शर्मा जी के हैं जिन्होंने हम सब लोग को एक बांध के रखा हुआ। जी धन्यवाद आदरणीय नायब साहब। पूरा भारत जो है लौह पुरुष का है। धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब। धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार, अच्छा स्वभाव वह खूबी है, अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए सभी को प्रिय बना देता है। अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए सभी को प्रिय बनाता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हैं। बस कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हैं। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। बहुत सुंदर। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा